प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं आर के जे सर। मेरा चैनल इनोवेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपने क्लास 11 में नहीं पढ़ा है तो आप इस एक क्लास को आप कर लीजिए, आपका कष्ट सारा दूर हो जाएगा। और फिजिक्स में कहीं भी आपको पूरे साल 12 में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझ में आएगा। तो ये क्लास समझ लीजिए कि पूरे साल के क्लास पर आपको भारी पड़ेगा। और ज़रा ये ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो पूरे फिजिक्स में दो ही मेजर कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। पूरे फिजिक्स में दो ही मेजर कॉन्सेप्ट है। एक आपका है वेक्टर कॉन्सेप्ट, दूसरा आपका है वेरिएबल कॉन्सेप्ट। पहला आपका वेक्टर कॉन्सेप्ट, दूसरा आपका वेरिएबल कॉन्सेप्ट। तो पहला जो वेक्टर कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास ये फॉर्मूला जो है आपके सामने है, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। जैसे देखिए, ये आपके पास यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये मान लीजिए कि आपके पास ये वेक्टर बी है। तो यहाँ पर ये एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच होता है। एंगल जो लिया जाता है हमेशा ही किसी भी दो वेक्टर के बीच एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ पर ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या मैग्नीट्यूड हुआ? तो यहां पर देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर के लिए फॉर्मूला आपके पास रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर आपके पास जैसे मान लीजिए कि दो फोर्स हो, इधर एक F1 है, ये मान लीजिए 10 न्यूटन है, और इधर एक F2 है, ये मान लीजिए कि सपोज ये मान लीजिए कि आपके पास यह जो है 20 न्यूटन है। तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट कितना होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास यही लगेगा। फोर्स होगा तो यहाँ पर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2ab 2F1 F2 cos थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये होता कैसे है तो इसको समझिए। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये आपके पास रिजल्टेंट है। तो वेक्टर बी का कंपोनेंट इधर कितना हो गया? b cos थीटा, और इधर कितना हो गया? b sin थीटा। b cos थीटा इधर, b sin थीटा इधर। थीटा की तरफ cos होता है, सामने sin। ऐसे याद रखिएगा, याद रखने का ट्रिक, सामने sin और इधर cos, 100 से सामने 100 से sin, और थीटा की तरफ cos लेना है। अब यह देखिए, यह जो आपका ट्रायंगल बना, देखिए दिस इज जो राइट एंगल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल बना? राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो इसमें क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो उसी बात को यहां पर लिखा गया, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितने के बराबर है? यहां देखें, A अब प्लस B cos थीटा। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसका, मैग्नीट्यूड। तो A प्लस B cos थीटा। उसके बाद यहां पर ये B sin थीटा का स्क्वायर। तो R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटा, और यहां तो आपके पास b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ही। तो बच्चों क्या हो गया? यहां पर a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो गया, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा यहां पर आ गया। और ये आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। अब प्लस 2ab cos अपने जगह पर। तो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट की जब हम बात करेंगे तो यहां पर रूट पड़ गया और ये आपको फॉर्मूला मिल गया। ये आपका रिजल्टेंट के लिए हो गया। ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया? रिजल्टेंट के लिए। और इसी फॉर्मूला का पूरे फिजिक्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं जहां यूज नहीं होता है। समझ लीजिए कि आधा फिजिक्स आपके पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें अगर जरूरत पड़े डायरेक्शन की, डायरेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है। तो मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर ये आपका एक्स एक्सिस के साथ लेमडा एंगल बना रहा है। तो अगर यहाँ पर 10 लेमडा निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? जरा देखिए, अगर 10 लेमडा निकालना हो
तो क्या करना पड़ेगा, इसी ट्रायंगल में देखिए अगर टेन लेमडा निकालना हो तो इस ट्रायंगल में बताइए क्या हो जाएगा, टेन लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, P अपॉन बी, तो मतलब B साइन थीटा, ठीक है, B साइन थीटा, और नीचे आपके पास क्या आ गया, A प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये टेन लेमडा मिल गया। अगर लेमडा की जरूरत हो तो यहाँ पर टेन इनवर्स B साइन थीटा और नीचे यहाँ पर A प्लस बी कॉस थीटा। तो ये देखिए आपको इसका काम कम पड़ता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जितना इंपॉर्टेंट कहिए उतना इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको सबसे पहले याद रखना है। अब देखिए प्रैक्टिकल तौर पर इसका एप्लीकेशन क्या होगा, जरा एप्लीकेशन को समझिए। इसके एप्लीकेशन को, ये वाला जो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जरा ध्यान दीजिए। जैसे देखिए कोई भी दो फोर्स है, F1 है इधर, ये मान लीजिए 50 न्यूटन, F2 है इधर, ये भी मान लीजिए 50 न्यूटन है, ठीक है। अगर हम इसका रिजल्टेंट जानना चाहें, दो फोर्स है परपेंडिकुलर, इसका रिजल्टेंट जानना चाहें कितना होगा, तो इस दोनों के बीच एंगल कितना है बाबू, 90 है, इस दोनों के बीच एंगल 90 है, F1 और F2, F1 इधर F2 इधर, एंगल 90 है, ठीक है। तो यहां पर जरा देख लीजिए, रिजल्टेंट की बात करें तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, यहां जैसे ही cos 90 होगा तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला F1 स्क्वायर, यहाँ पर फोर्स है तो F2 लगाएंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2, और यहाँ पर cos 90 होगा तो cos 90 मतलब मैदान साफ, cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया, रूट अंडर F1 स्क्वायर और प्लस F2 स्क्वायर। ध्यान रहे रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, अगर दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हुए, इसको एकदम फार्मूला जैसा याद रखना है, फार्मूला जैसा याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए ये भी 50 ये भी 50, तो 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 50√2। तो याद रहे इधर 50 इधर 50, रिजल्टेंट आपके पास हो जाएगा 50√2, रिजल्टेंट कितना हो गया 50√2। याद रखिएगा इधर 100 इधर 100, परपेंडिकुलर वेक्टर है तो रिजल्टेंट 100√2, अगर 100 हो तो। अगर कोई भी और एंगल बनेगा तो जो भी एंगल बनेगा 30 60 70 जो बनेगा तो वहां पर इस एंगल को यहां पर हम लोग लेंगे, और पूरे फिजिक्स में जो है इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन होता है। तो जो भी एंगल बनेगा वो यहां पर हम लोगों को कंसीडर करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 60 डिग्री बनेगा तो यहाँ 60 डिग्री ले लेंगे, 30 डिग्री बनेगा तो 30 डिग्री ले लेंगे, और 90 होगा तो 90, और इसको तो 90 वाले को डायरेक्ट याद रखना है आपको, इसलिए हम 90 ले रहे हैं। बाकी 30 बने 60 बने जो बने वो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन 90 वाले को डायरेक्ट आपको याद रखना है। 50 50 50√2, 10 10 10√2, 100 100 100√2, परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो आपको इस तरह से इसको याद रखना है, ठीक है। इसका जो है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा यूज होगा। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वह है वेक्टर का यूनिट वेक्टर। पूरे फिजिक्स में यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखिए यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। सच टाइप ऑफ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज नॉन एज यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर होता है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन सबसे पहले यहाँ पर जो है यूनिट वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी वेक्टर पर अगर यहाँ पर कैप लगा दे तो ये यूनिट वेक्टर होता है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मॉड ऑफ वेक्टर बी, अगर कैप है तो 1, अगर कैप नहीं है सिंपल वेक्टर है तो ये आपका बी होगा, ये आप जानते हैं। टोपी है तो 1 हो जाएगा। मॉड ऑफ वेक्टर सी, टोपी है तो 1, टोपी है तो 1, बिना टोपी का वही रह जाएगा, ठीक है। तो अगर कैप है टोपी है तो यूनिट वेक्टर, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, हम लोग जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में आई लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में इधर आई लेते हैं, वाई डायरेक्शन में जे, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में माइनस आई, निगेटिव वाई डायरेक्शन में माइनस जे। ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई वाई डैश,
और ये भी देखना है कि जैसे अगर यहां पर हम कोई वेक्टर लें तो यहां पर ये क्या होगा, प्लस आई होगा। ऐसा नहीं कि यहां पर लिखे तो ये माइनस आई, डायरेक्शन देखना है, तीर का निशान देखना है, तीर का निशान देखना है। ऐसे समझना है कि कोई भी वेक्टर जहां से स्टार्ट हो वही ऑरिजिन होता है, कोई भी वेक्टर जहां से स्टार्ट हो वही ऑरिजिन होता है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप वो खड़े हो, हम कहें कि आपको जो है आप पश्चिम की तरफ दौड़िए, तो आप अपने पास से दौड़ोगे ना, कि मेरे पास आकर के दौड़िएगा, ऐसा नहीं है, आप अपने ही स्थान से दौड़िएगा। हर डायरेक्शन आपके पास से शुरू होता है, ऐसा थोड़ी है कि सब डायरेक्शन हम पकड़ के रखे हुए हैं, आपके पास से हर डायरेक्शन शुरू होता है। तो इसलिए कोई भी वेक्टर जहां से शुरू हो वही आपका जो है ऑरिजिन होगा। तो यहां से वेक्टर स्टार्ट होगा तो ये आपका ऑरिजिन हो गया, यहां से वेक्टर स्टार्ट होगा तो ये ऑरिजिन हो गया, ये ऑरिजिन हो गया, यहीं पर हम ऑरिजिन मान लेंगे। तो इधर पॉजिटिव, जैसे यहां पर अगर हम दे दें तो ये आपका जो है माइनस आई हो जाएगा, यहां दे दें ये देखिए डायरेक्शन ऊपर है प्लस जे, और यहां तो इधर है तो माइनस जे होगा ही, और अगर इधर होगा तो प्लस के, इधर ये डायरेक्शन जो है 3 डायमेंशनल होगा तो प्लस के, ठीक है। और दूसरी जो जरूरत पड़ती है, देखिए यूनिट वेक्टर को जो हम लोग देते हैं, किसी भी वेक्टर को अगर डिवाइड किया जाए, इफ एनी वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए बच्चों, देन वी गेट यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वह उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर देगा, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर देगा। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वह उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर देगा। तो यहां पर जैसे कोई भी फोर्स वेक्टर है और डिवाइड किससे किए, हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए, किससे डिवाइड किए, मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए, ठीक है। तो यहां पर ये इसका यूनिट वेक्टर देगा, क्या देगा, यूनिट वेक्टर देगा, है ना। कैसे देगा थोड़ा समझिए। किसी भी वेक्टर को हमने कहा कि अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए तो साहब अगर ये वेक्टर है तो इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डिवाइड किससे हुआ, यहां पर मैग्नीट्यूड से हुआ, डिवाइड किससे हुआ, मैग्नीट्यूड से हुआ। तो ये मैग्नीट्यूड आपका कट गया, क्या मैग्नीट्यूड बचा कि नहीं बचा, तो बचा, एक बचा, ऐसा नहीं कि कट के खत्म हो गया, यहां मैग्नीट्यूड एक बचा, 5/5 एक होता है, 10/10 एक होता है, तो यहां पर एक बचा और उसके बाद यहां पर डायरेक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड इसके पास 1 है और डायरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे कई जगह पर इसका यूज होता है। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिलेगा, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिलेगा। और फिर देखिए जो काम आपको पड़ता है फिजिक्स में कंपोनेंट का, जरा ध्यान दीजिए, कंपोनेंट का काम पड़ता है। तो कंपोनेंट को थोड़ा सा समझिए। सबसे पहली बात, जो हम लोग कंपोनेंट लेंगे वो हमेशा ही सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी का लेते हैं, सिर्फ वेक्टर का लेते हैं, स्केलर का कंपोनेंट नहीं लेते हैं। याद रखिएगा, इसको एकदम दिमाग में रख लीजिए, कंपोनेंट हमेशा वेक्टर का लेते हैं, स्केलर का कंपोनेंट नहीं लेते हैं। अब कहिएगा कंपोनेंट लेते क्यों हैं, तो कोई भी वेक्टर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या इफेक्ट होता है ये जानने के लिए कंपोनेंट लेते हैं। किसी भी वेक्टर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब पर्टिकुलर का मतलब हुआ या तो एक्स डायरेक्शन या तो वाई डायरेक्शन, या तो एक्स डायरेक्शन या तो वाई डायरेक्शन में क्या उसका इफेक्ट होगा ये जानने के लिए हम लोग कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज ये ऑरिजिन है, यहां से कोई भी गाड़ी जा रही है, मान लीजिए कोई भी गाड़ी जो है ये 50 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, 50 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, और ये एंगल आपका थीटा है। तो जब ऐसे जा रही है तो इस डायरेक्शन का भी डिस्टेंस कवर किया और इस डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर किया, और इस डायरेक्शन में जब डिस्टेंस कवर किया तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो क्या कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लिखेंगे Vx, और वेक्टर बनाने के लिए I से मल्टीप्लाई किया
और इधर कितना हो जाएगा v cos थीटा, इधर कितना हो जाएगा कंपोनेंट इसका v cos थीटा, और वेक्टर बनाने के लिए i से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर vy, और इधर क्या लेंगे अभी बताए थे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हैं j, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा v sin थीटा और इधर j, तो थीटा के तरफ cos और सामने लेते हैं साइन, याद रखिएगा 100 से सामने 100 से साइन, याद रखिएगा 100 से सामने 100 से साइन, ऐसे 100 से सामने साइन, सामने साइन, सामने साइन, ठीक है। और इधर जो होगा कॉस, इधर जो होगा कॉस, और हाइपोटेनियस का तो हम लोग कंपोनेंट लेते ही हैं। किसका कंपोनेंट लेते हैं? हाइपोटेनियस का लेते हैं। किसका कंपोनेंट लेते हैं? हाइपोटेनियस का कंपोनेंट लेते हैं। कंपोनेंट का मतलब होता है तोड़ना, तो किसको तोड़ेंगे? बड़े चीज को तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये चौक है, इसका हमने 2 टुकड़ा कर दिया, तो एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, ये क्या बचा रह गया? ये बिल्कुल बचा नहीं रह गया। एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, तो ये बचा नहीं रहा। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है कंपोनेंट जो हम लोग लेते हैं तो तोड़ते हैं। किसको तोड़ेंगे ऐसे समझना है कि हाइपोटेनियस को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं? हाइपोटेनियस को, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। और यह एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, जरा यहाँ से आप देख लीजिए, एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री है। ये एंगल मान लीजिए कि थीटा है, कोई भी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, जो भी वेक्टर है, इधर एफ कॉस थीटा और इधर एफ साइन थीटा। कैसे होता है देखिए जरा समझिए। अब इसमें जो है ये ट्रायंगल है, आप लोग इसमें कॉस थीटा ले लीजिए। पहले कॉस थीटा कितने के बराबर होगा इस ट्रायंगल में? कॉस थीटा कितना लेंगे बताइए तो? b/h, तो OA अपॉन h के स्थान पर f हो गया, तो OA कितने के बराबर हो गया? f cos थीटा। OA कितने के बराबर हो गया? f cos थीटा, इसीलिए देख लीजिए f cos थीटा लिया हुआ है, OA f cos थीटा। और अब आ जाइए, हमको ये चाहिए, तो इसके लिए हम लोग इसमें साइन थीटा को ले लें। क्या ले लें? साइन थीटा। जरा देखिए तो साइन थीटा लेते हैं, क्या होता है? साइन थीटा लीजिए, छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री है। साइन थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? p/h। p आपका कितना? AB है, देखिए AB अपॉन ये आपका h, मतलब ये आपका वेक्टर f है। तो अब जरा देख लीजिए कि AB कितना हो गया? AB कितना हो गया? f साइन थीटा। AB कितना हो गया? f साइन थीटा। तो AB कितना हो गया? f साइन थीटा। ये AB आपका f साइन थीटा। तो अब बात समझ में आ गया होगा उम्मीद है बच्चों कि कैसे हुआ। और याद इसको डायरेक्ट रखना है, याद इसको डायरेक्ट रखना है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। याद डायरेक्ट रखना है, सामने साइन लगाना है, दूसरे तरफ कॉस लगाना है, और ये तो हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस का तो कंपोनेंट तोड़ते ही है, बड़े चीज को तोड़ते हैं, बड़ा चीज हाइपोटेनियस होता है। बड़े चीज को तोड़ते हैं, बड़ा चीज हाइपोटेनियस होता है। मरे हुए को नहीं मारा जाता, छोटे चीज को नहीं तोड़ा जाता। ये तो टूटले, इसको क्या तोड़ना है? एक्स एक्सिस में जो है वो टूटा हुआ है, वाई में जो है टूटा हुआ है, जो बीच में है ना उसको तोड़ते हैं। आई बात समझ में? तो फिर चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट जो है ग्राफ का कॉन्सेप्ट। ग्राफ जैसे ही आता है आप लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन पूरे फिजिक्स में मात्र 4-5 ग्राफ होता है। मात्र हम 5 ग्राफ पर बात करेंगे। 5 ग्राफ की ही जरूरत पूरे फिजिक्स में पड़ती है। और खास बात यह है कि ग्राफ का जो क्वेश्चन है कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बनाने में समय बहुत कम लगता है, और ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सभी में काम आएगा। और मैथ का तो चीज़ ही है, तो ये सभी के लिए है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला इक्वेशन जो आपका ग्राफ के लिए होता है y = mx। y = mx, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। m का मान कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, y = 5x, y = 10x, y = 6x, 4, 5, 6, 7, 8 जो दे दीजिए। तो कहीं भी जैसे y = 4x का अगर आपको ग्राफ खींचना है, आप खींच करके देखिए, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास करेगा और ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। तो अब बात समझिए, जैसे कहीं भी y = 4x का ग्राफ, इसका मतलब क्या हुआ?
4 यहाँ पर ये 4 यहाँ पर जो है ये आपका स्लोप है, ये स्लोप है tan थीटा। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए कहीं y इक्वल टू 4x है तो 4 तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जब ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट हुआ, 4 कांस्टेंट 5 6 जो भी हो कांस्टेंट, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। कहीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी अगर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, बार बार इसको सुनिए, तो ग्राफ उसका हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा और वो ऑरिजिन से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? ऑरिजिन से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? ऑरिजिन से पास करेगा। कहीं भी आम इमली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पूरे फिजिक्स में ये बहुत बार आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पूरे फिजिक्स में समझ लीजिए कि 1 और 2 पावर का ही खेल चलता है, 1 पावर 2 पावर, 1 पावर 2 पावर, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, तो ये 2 पावर का ही खेल चलता है। अगर हम आपसे 3 पावर का फॉर्मूला पूछेंगे, हो सकता है शायद आप बता भी ना पाएं, 4 पावर का पूछेंगे तो हो सकता है कि नहीं भी बता पाए, एक आध फॉर्मूला बता भी सकते हैं, तो रेयर है। तो 1-2 पावर पर सारा खेल चलता है, इस बात को ध्यान रखिए। क्यों हम बोल रहे हैं बार बार इस बात को? तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x अगर होता है, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उसका ग्राफ ऐसा आएगा, याद रखिएगा। और अगर फिर देखिए इसमें ये दोनों समझिए कि एक ही चीज है। कैसे? देखिए, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो, इस तरह का इक्वेशन हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मतलब है कि 4x प्लस 5, ऐसा लगा दें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू 4x प्लस 5, ऐसा हो, यह भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सिर्फ ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, डज नॉट पासेस थ्रू ऑरिजिन। अगर ऐसा है तो यह जो है ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑरिजिन से नहीं, ये इधर से पास किया, ये ऐसे पास किया, और यही यहाँ पर ये जो काटता है ना, इसी को बोला जाता है इंटरसेप्ट। क्या बोला जाता है इसको? इंटरसेप्ट। क्या बोला जाता है इसको? इंटरसेप्ट। ठीक है, ये ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। अब इसी में जरा सोचो तो, अगर इसी में अगर हम C को हटा दें, देखिए तो C को हटा दें थोड़ी देर के लिए, देखो तो C को हटा दें, ये आ गया, C हट गया, C 0 हो गया, मतलब देखिए ऑरिजिन से पास कर गया। तो इसी में C 0 करे तो ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये एक लाइन में आपका 100 क्वेश्चन है। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। उम्मीद ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम बात करते हैं। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। यह जो है एलिप्स का इक्वेशन है, इसको बोलते हैं एलिप्स, हिंदी में दीर्घवृत्त, ऐसे प्रैक्टिकल तौर पर इसको बोलते हैं अंडाकार ऑर्बिट। यह जो है एलिप्स का इक्वेशन है, और इसमें ए जो है इसको बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस और बी को बोला जाता है सेमी माइनर एक्सिस। देखिए इसको समझने के लिए, जैसे ए जो है, ए ये वाला है सेमी मेजर एक्सिस, देखिए एक्सिस में ये पूरा आ जाता है, ये पूरा हो गया, पूरा एक्सिस ऐसे है ना, ये आपका एक्सिस में हो गया। तो ए जो है सेमी मेजर, तो बड़ा वाला ए है और छोटा वाला आपका बी है, तो इसलिए ए को बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस, बी को बोला जाता है छोटा है तो छोटा है तो माइनर, बड़ा है तो मेजर। और सेमी इसलिए लगाते हैं, एक्सिस में ये पूरा आता है तो इसका आधा ही ना है, इसलिए सेमी मेजर एक्सिस, और ये आपका हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर जो है ए सेमी मेजर एक्सिस और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। अब देखिए इसी में अगर ए और बी बराबर हो जाए बच्चों, अगर ए और बी बराबर हो जाए तो ये किसका इक्वेशन हो जाएगा? जैसे ही ए और बी बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये और ये बराबर हो गया। तो यहां देखिए जैसे ही बराबर कर देंगे, ए बराबर बी, तो यहां भी ए हो गया, यहां भी ए हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या हो गया?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये आपका सर्किल का इक्वेशन हो गया। और इसमें ए जो है ये आपका रेडियस है, ए क्या है, रेडियस है, ए क्या है, रेडियस। अब देख लीजिए ये सर्किल का इक्वेशन हो गया और यहां पर दोनों ही बराबर होगा। अब इसमें कोई मेजर और कोई माइनर नहीं है, जैसा आपको पता है कि सर्किल में कोई भी मेजर और माइनर नहीं होता है। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, एसएचएम में भी यूज होता है, आगे कई जगह पर इस तरह का इक्वेशन आपको मिलेगा। यह जो है इलिप्स का भी हो गया और इसी में आपका सर्किल का भी इक्वेशन बन गया, ये समझ गए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों ग्राफ का, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर हो, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर हो, ठीक है। तो यहां पर अगर y यहां पर है, x एक्सिस आपके पास ये है, स्क्वायर किस पर है, y पर है, स्क्वायर किस पर है, y पर है। तो अगर स्क्वायर y पर है तो ये ग्राफ x के सिमेट्रिकल होगा, मतलब ये ग्राफ x को घेरेगा। स्क्वायर y पर है, ये ग्राफ x को घेरेगा, ये देखिए x को घेर रहा है, इधर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर फिजिक्स में ऊपर ग्राफ दिया जाता है ऐसे, नीचे भी हो सकता है, लेकिन इसी को आपको याद रखना है, x को घेरेगा ऐसे। स्क्वायर y पर है तो x को घेरेगा, स्क्वायर अगर x पर हो तो y को घेरेगा, उल्टा। यहां देखिए नीचे जो दिया ये ग्राफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर x पर है, स्क्वायर x पर है तो ये y को घेरेगा, स्क्वायर x पर है तो ये y को घेरेगा। यहां देखिए स्क्वायर x पर है तो ये देखिए किसको घेर रहा है, y को। इसी तरह से अगर इधर ये ग्राफ लेते इसको ऐसे भी घेरेगा, लेकिन फिजिक्स में ज्यादातर इसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं जो आपको फिजिक्स में काम पड़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़ाना मेरा काम नहीं, वो मैथ वाले पढ़ाएंगे, लेकिन हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं जो आपको फिजिक्स में आएगा। तो यहां पर आपको इसको याद रखना है, काम आपको इसी का पड़ेगा, इस तरह से ग्राफ होगा। फिर सुनिए एक बार, स्क्वायर y पर हो x को घेरेगा, स्क्वायर x पर हो y को घेरेगा ऐसे। और इसको याद रखने का एकदम ट्रिक समझिए, याद रखने का ट्रिक भी आपको बता रहे हैं, जिंदगी भर याद रहेगा ऐसे। देखो जैसे हमने क्या कहा, स्क्वायर y पर है तो ये x को घेरेगा, स्क्वायर y पर है, जरा सोचो बाबू, जैसे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है, ठीक है, x को मान ले 4, y को, ठीक है, y को मान ले सपोज 4, y को मान ले 4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए इसका, स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। तो y जब 4 था तो x बहुत ज्यादा हो गया, तो y जब 4 था तो x बहुत ज्यादा, x का मान ज्यादा होना चाहिए, तो x एक्सिस यहां है, y अगर कम भी हो, जैसे मान लो यहां पर ये अगर यहां से यहां तक अगर हम 4 सेंटीमीटर लेना, तो ये आपका जो है ये x ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा जाना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए यहां पर अगर y मान लो यहां से यहां तक 5 है, y यहां से यहां तक 5 है, तो x जो है 25 हो जाएगा, y 5 तो x आपका 25, स्क्वायर कर लेंगे ना, 25 हो जाएगा। तो ये आपका देखिए अगर ये 5 है, ये 25, ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम और ये काफी ज्यादा, ऐसे जिंदगी भर याद रहेगा, आप लॉजिकली आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। फिर सुनिए, स्क्वायर y पर है x को घेरेगा, स्क्वायर x पर है ये ग्राफ y को घेरेगा। और इस तरह से याद रखने का ट्रिक भी समझ गए, कोई एक दो वैल्यू ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा और जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। और इसके लिए देखिए यहां पर आपके पास एग्जांपल जैसे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का जो फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का फार्मूला k1 अपॉन k2 इक्वल टू p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर, k1 अपॉन k2 p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर, ये आप जानते हैं। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर। और ऐसा स्क्वायर वाली बात फिजिक्स में सैकड़ों जगह पर आएगा, कई जगह पर आएगा। तो स्क्वायर p पर है तो यहाँ k और p के बीच अगर ग्राफ हो, स्क्वायर p पर है, k को घेरेगा, यहाँ इस एक्सिस पर k है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ मोमेंटम है, स्क्वायर p पर है, k को घेरेगा, ये ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। फिर देखिए इसमें एक कंफ्यूजन होता है, काफी ये कंफ्यूजेबल क्वेश्चन बनता है ग्राफ पर। अगर यहां देखिए ये k है, यहां पर ये p था तब तो ऐसा होगा, लेकिन k और p स्क्वायर अगर दे दे, ये देख लीजिएगा, आंख बंद डब्बा का वाला क्वेश्चन है, ये
मुश्किल है, होता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पी स्क्वायर है तो के और पी स्क्वायर बाबू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के और पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अभी हमने बताया था इससे पहले, कोई भी क्वांटिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो के और पी स्क्वायर अगर हो तो स्ट्रेट लाइन, के और पी हो तब तो फिर हमने बता ही दिया स्क्वायर पी पर है तो ये के को घेरेगा। तो सावधान रहिएगा। और इस तरह का कई जगह पर आपको जो है ऐसा मिलेगा, जैसे कहीं भी इवेंट की वेलोसिटी की भी बात करें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, क्योंकि हाफ कांस्टेंट m कांस्टेंट, k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। और k और v के बीच का अगर ग्राफ की बात करें, देखिए अब यहाँ पर k और v की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर v पर है, ये किसको घेरेगा, k को घेरेगा, ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही बात k और v स्क्वायर की बात कर दें, आपको यहाँ k दे दें और यहाँ v स्क्वायर दे दें, तो k और v स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे स्थिति में v स्क्वायर को कोई एक मान लेना है, जैसे k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर को कुछ मान लिया, cd कुछ मान लिया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c हो गया v स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका ग्राफ फिर स्ट्रेट लाइन होगा। ये कंफ्यूजिबल, लेकिन याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसका काम पड़ता है और पूरे फिजिक्स में आपको हर जगह इस तरह के ग्राफ का जरूरत आपको पड़ेगा, ठीक है। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये हमने बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो स्ट्रेट लाइन। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, जैसे एग्जांपल में आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको पता है बॉयल्स लॉ के हिसाब से पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। और ऐसे भी आपको पता है कि अगर वॉल्यूम घटा दिया जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, या प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम घट जाएगा। कोई भी गैस है, रुई समझ लो, रुई में हम प्रेशर बढ़ा दें वॉल्यूम घट जाएगा, प्रेशर बढ़ा दें, दाब दे कस के, वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक है। तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व इसका ग्राफ होगा। क्या होगा इसका ग्राफ बच्चों, कर्व होगा। ये देख लिए प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ इस तरह का ये कर्व होगा। और बहुत सारी क्वांटिटी फिजिक्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे पी भी है, कई एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, इसका कर्व होगा ऐसे, ये घटेगा, और ये भी ध्यान रहे घटेगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस के साथ ये सटेगा नहीं, सटेगा नहीं। सटने का मतलब हुआ यहाँ पर कि प्रेशर जीरो हो जाना, ठीक है। सटने का मतलब होगा जीरो यहाँ पर हो जाना। तो जीरो कब होगा, तो जीरो अगर होगा तो यहाँ पर देखिए ये आपका इन्फिनिटी पर जाकर के जीरो होगा, इसलिए ये सटाना नहीं है, ये इसका ग्राफ होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कहीं भी कोई क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, कर्व होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर देखिए कहीं भी कोई क्वांटिटी अगर इस तरह से, देखिए मल्टीप्लिकेशन में है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर जो है वर्क के लिए आपके पास P इंटू वी भी आता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये भी आपका वर्क के लिए फॉर्मूला होता है, पी डी वी, पी वी, पी डी वी, ये भी वर्क के लिए होता है। जैसे वर्क के लिए एफ एस भी होता है और एफ डी एस भी होता है, वेरिएबल कंसेप्ट में एफ डी एस। तो एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को, एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को। एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। कहीं भी कोई दो क्वांटिटी फिजिक्स में मल्टीप्लिकेशन में हो, ये सब जगह के लिए लागू होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब मल्टीप्लिकेशन में हो, तो यहाँ पर जो है इसका ग्राफ जो है वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये ग्राफ है ऐसे, तो इसको इसका यह जो है एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ रिप्रेजेंट वर्क डन। उसी तरह से एरिया ऑफ पी वी ग्राफ रिप्रेजेंट वर्क डन, क्योंकि वर्क डन के लिए पी वी भी होता है, पी डी भी, और ज़्यादा लीजिएगा इसका तो इंटीग्रेशन पी डी भी होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर इसका भी जो एरिया होगा, पहले तो पी वी ग्राफ है तो कर्व होना ये श्योर है ना,
चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ये कर्व होना श्योर है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, चूंकि दोनों इन्वर्सली होता है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तब तो फिर जहां पर जो है इस तरह का भी ग्राफ हो सकता है ना। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो यहां पर हम इन्वर्सली की बात कर रहे हैं, इसलिए अभी इसको समझना है आपको, ठीक है। फिर देखिए, अगर कोई भी क्वांटिटी अगर डिवीजन में हो, जैसे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डेल एक्स अपॉन डी टी, या एक्सलरेशन इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी, अगर डिवीजन में हो, डिवीजन में हो तो जैसे x बाई टी है डिवीजन में, तो एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है इस तीसरे क्वांटिटी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है इस तीसरे क्वांटिटी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यहां जैसे वीटी ग्राफ ही है तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा ये तीसरे क्वांटिटी एक्सलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर सुन लीजिए एक बार, अगर वेलोसिटी जैसे x बाई टी होता है तो एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होगा, अगर डिवीजन में हो तो इसका स्लोप लेना है, डिवीजन में हो तो स्लोप, ये देखिए स्लोप का मतलब होता है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, स्लोप का मतलब होता है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ठीक है। तो स्लोप जो है इस तीसरे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्लोप जीरो, वेलोसिटी जीरो, स्लोप घटेगा वेलोसिटी घटेगा, स्लोप बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगा। स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है किसका, एक्सटी ग्राफ का, किसका, एक्सटी ग्राफ का, ठीक है। तो इसको याद रखना है। उसी तरह से वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वह एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। कहीं भी जैसे मान लीजिए कि ये v है, ये t है, इसका स्लोप ऐसे ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर, देखिए स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, है ना, स्लोप जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, अगर वीटी ग्राफ है तो। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जब इसके बाद ये चलते हैं वो चलेंगे वेरिएबल कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो जरा इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वह है आपका वेरिएबल कॉन्सेप्ट। देखिए हमने कहा आपको कि पूरे फिजिक्स में दो ही आपका मेजर कॉन्सेप्ट है, एक वेक्टर कॉन्सेप्ट और दूसरा वेरिएबल कॉन्सेप्ट, जो कि आपको हर जगह ये आपको काम आएगा। और जहां भी जरा सा भी समझिए कि आपको अगर कष्ट हो रहा है, चुभ रहा है, तो वो या तो वेक्टर होता है या तो वेरिएबल कॉन्सेप्ट होता है। वेरिएबल का मतलब है कि उसमें कैलकुलस लगेगा, वेरिएबल का मतलब है कि उसमें कैलकुलस लगेगा। अब यहां पर देखो, कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दो चीज आपका यूज होता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये समझिए आप कि ये जवान आदमी का जोड़ घटाव है, इंटीग्रेशन आपका जोड़ समझिए है, या आपका समझिए कि प्लस है, और ये समझिए कि माइनस है। समझने के लिए ये आपका जोड़ है और ये आपका घटाव है, ठीक है। तो ये जवान आदमी का जोड़ घटाव है। एक हम लोग जोड़ घटाव पढ़े थे आप लोग बच्चे में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर अब इसका आपको यूज होगा। जब इंटीग्रेशन का खोज नहीं हुआ था तो उसके पहले हम लोग इस सिंबल से काम चलाते थे, ये सिंबल से आपको परिचय होगा, ये समेशन का सिंबल होता है, जोड़ के लिए इससे काम करते थे। लेकिन अब हम लोग ज्यादातर इंटीग्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको समझिए जरा सा कि आखिर हम लोग क्यों यूज करते हैं इसको। ऐसे समझिए, जैसे मान लो कि अगर हम ये कहें कि डेली आप 10 रुपया आप स्कूल जाते थे, आप लेते थे मम्मी से, तो डेली आप 10 रुपया लेते थे, तो 30 दिन में आपको मम्मी कितना दी, 300 रुपया। लेकिन अगर हम ये कहें कि आप मम्मी को बोले कि नहीं मम्मी आज 1 तारीख को 1 रुपया, 2 तारीख को 2 रुपया, फिर 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, इस तरह से आप 30 दिन तक हमें दो, तो आपको मम्मी कितना देगी, इसको पूरा जोड़ना पड़ेगा। ये तो देखिए कि आप 300 डायरेक्ट निकल गया, और इसके लिए एक फॉर्मूला शायद आपके पास होगा, नहीं होगा तो आपको हम दे रहे 30 गुना 31, मतलब n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, इसको आप गुना कर देंगे, ये 465 आ जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला काफी खूबसूरत तरीके से ये जोड़ दिया। अगर हम कहें इस तरह से साल भर आप मम्मी से पैसा लें, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया करके, तो साल भर का भी आप हिसाब 1 मिनट में बता सकते हैं। तो बस यही काम इंटीग्रेशन करता है खूबसूरत तरीके से, जैसे कि आपको ये काम आपका n इंटू n प्लस 1/2 कर दिया, ठीक है। तो ये उम्मीद है सबसे पहले तो क्या करता है ये समझ में आया, कि कैसे जोड़ दिया आपको पता भी नहीं चला, ठीक है, हमें भी पता नहीं कैसे जोड़ दिया, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप फार्मूला को जाने, डिफ्रेंसिएशन जो होता है एक्स एन का डिफ्रेंसिएशन एन एक्स एन माइनस वन, डिफ्रेंसिएशन में पावर घटता है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये सिंबल डिफ्रेंसिएशन का, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाय एक्स, ई एक्स का ई एक्स, ई एक्स का ई एक्स, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो। तो जरा अब देखिए, ये आपको याद रखना है, हर एक फार्मूला का प्रूफ है मैथमेटिक्स में, लेकिन आप इससे समझिए कि आखिर कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो क्यों होता है। तो आप एक से उम्मीद है सब समझ में आ जाएगा आपको। इसको समझ लीजिए कि देखो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जीरो क्यों लेते हैं, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो। तो जरा ध्यान दीजिए, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो, जैसे डी डी एक्स ऑफ पाई की बात करें, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे 5, 10, पाई, ये सभी कांस्टेंट है। पाई जैसे क्लास 8-9 में आप पढ़े थे, पाई का वैल्यू 22/7, अभी भी यहाँ पर 22/7 3.14 आप पढ़ते हैं। क्या इसमें कोई बदलाव हुआ, क्या कोई बदलाव हुआ? तो पाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो। अब नीचे जो होता है बाबू वो रेस्पेक्ट है, नीचे चाहे कोई भी रेस्पेक्ट हो, पाई में कोई बदलाव हुआ क्या, बदलाव कितना, डिफरेंस का मतलब समझ लो, डिफरेंशिएशन का मतलब समझ लो डिफरेंस। तो पाई में डिफरेंस कितना हुआ? आप 4 साल पहले भी वही पढ़े थे 22/7, अभी भी हम 22/7 पढ़ा रहे हैं। तो आखिर डिफरेंस कितना हुआ? तो डिफरेंस कुछ नहीं हुआ। क्या डिफरेंस हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या डिफरेंस हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस कितना हुआ? जीरो हुआ। अब यहाँ पर रेस्पेक्ट जैसे हम टी का ही दे दें, तो टी के रेस्पेक्ट में भी पाई का डिफरेंशिएशन जीरो। अब देखो रेस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे टाइम के रेस्पेक्ट में 3 साल पहले 4 साल पहले भी आप पाई 22/7 पढ़े थे, अभी भी वही पढ़ रहे हैं। तो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंस हुआ? कुछ नहीं। अब एक्स का मतलब फिजिक्स में होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस। मान लो उसमें आप जो है दूसरे जगह पढ़ रहे थे, जैसे मान लो अभी हम भागलपुर में पढ़ा रहे हैं, तो जब पटना में पढ़ा रहे थे, जब दिल्ली में पढ़ा रहे थे, उस समय क्या अलग वैल्यू पढ़ा रहे थे क्या? तो उसमें भी तो यही पढ़ा रहे थे। तो एक्स के रेस्पेक्ट में पाई में क्या बदलाव हुआ? कुछ नहीं, तो जीरो। तो ये इसका मतलब हुआ। अब सारे को आपको याद रखना है। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो एक्स एन का इंटीग्रेशन xn+1, नीचे n+1, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, उल्टा देखिए साइन एक्स का ये माइनस उधर चला गया, कॉस एक्स हो गया। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर था, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, 1/x dx log x, चूंकि log x का 1/x था, log x का 1/x था, इसलिए अब यहां पर देखिए ex का ex ही होता है, ex का ex ही होता है, तो यहां भी वही रहा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बाकी इस पर क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको कर लेना है, ठीक है। और इसी फॉर्मूले का जो है आपको लगभग पूरे फिजिक्स में एप्लीकेशन होगा, थोड़ा इस पर जो है आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। लेकिन यूज आपको यही चीज होने वाला है, आई बात समझ में, यूज जो होगा आपको यही चीज होने वाला है। तो ये समझ गए। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर थोड़ा चलते हैं, और ये सभी फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब आइए नेक्स्ट बच्चों, ये भी आपको जो है पूरे फिजिक्स में हर जगह जरूरत पड़ेगी, चाहे ऑप्टिक्स हो, क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, सब जगह जरूरत पड़ती है। अप्रॉक्सीमेशन ट्रिक देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर एंगल स्मॉल, क्वेश्चन अगर इशारा दे दे कि एंगल छोटा है, एंगल स्मॉल है, तब साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं। अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा को थीटा, अगर एंगल स्मॉल हो तो कॉस थीटा 1 और टेन थीटा थीटा। तो देखिए साइन थीटा भी थीटा, टेन थीटा भी थीटा, तो टेन थीटा और साइन थीटा बराबर हो गया, तो इसलिए साइन थीटा टेन थीटा बराबर हो गया। अगर एंगल स्मॉल हो तो ऐसा ले सकते हैं। देखिए ऐसे आपको ये सुनने में लगता होगा ये तो बड़ा गजब बात है ना, ये तो आपको ऐसे तित्ता लगता होगा, लेकिन देखिए
अब इस एग्जाम्पल से समझिए तो फिर ये आपको मीठा लगने लगेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल तौर पर इसको हम लोग यूज करते हैं, पूरी दुनिया अप्रॉक्सीमेट पर चलती है, ठीक है। तो जब एंगल स्मॉल हो तो ये कैसे होता है जरा समझिए। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यहाँ कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका है, ये मान लीजिए 1 मीटर है, और ये जो हाइपोटेनियस है ये 20 मीटर है, ये परपेंडिकुलर 1 मीटर और ये 20 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, √20 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 हो गया, √399, 399 आ गया रूट में। अब देखिए हमको जरूरत पड़ा अगर टेन थीटा का, मान लीजिए कहीं हमको टेन थीटा निकालना है, तो बाबू टेन थीटा निकालेंगे तो क्या करेंगे, आदत है हम लोग का टेन थीटा जब भी होगा तो p/v लेंगे, तो 1/√399। अब फिर जाके 399 का रूट निकालेंगे तो ये लगभग 20 ही होगा, 19.99 लेंगे भी तो मान लीजिए 1/19.99, इसका क्या आचार बनाना है, फिर तो हम लोग 20 मानेंगे ही। और यही बात आपको हम कह रहे हैं कि अगर एंगल छोटा हो, आपको इशारा हो या आप देख रहे हैं, तो वैसे स्थिति में टेन थीटा लेने की जरूरत नहीं, आप साइन थीटा से काम चला लीजिए। तो साइन थीटा यहां देखिए तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू p/h, देख लीजिए 1/20 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं, तो ये लेकर के भी हम क्या करेंगे, आचार करेंगे, ये तो फिर आपको हमको करना ही पड़ेगा 1/20 बाबू, ठीक है ना बेटा। तो समझ गए। अब यहां पर देखिए, समझ गए, साइन थीटा 1/20। अब आ जाइए, फिर जैसे मान लीजिए कि cos थीटा लेना हो, तो cos थीटा क्या करेंगे, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा बोलिए b/h। तो इसके लिए बेस कितना, √399 और फिर h ये देखिए 20। तो फिर यहां पर 399 का रूट निकाल के फिर हम लोग जब निकालेंगे तो पता चलेगा 99.99 या 98 आएगा। तो फिर इसका क्या आचार बनाएंगे, फिर तो इसको हम लोग 20 ही मानेंगे। जब उसको 20 मान लिए, नीचे 20 मान लिए, तो ये एक हो गया कि नहीं। यही बात तो पहले कह रहे थे बाबू, अगर एंगल स्मॉल हो तो cos थीटा 1, देख लीजिए cos थीटा 1 आ गया कि नहीं, एंगल अगर स्मॉल हो तो cos थीटा 1 आ गया कि नहीं, यहां पर समझ गए। तो साइन थीटा टेन थीटा बराबर भी हुआ और cos थीटा 1 आ भी गया। तो ऐसे इसको याद रखना है, ठीक है। याद रखने का ये ट्रिक आप इस तरह से बना लीजिएगा, समझ लीजिए, ठीक है। इसको छोटा बनाना है तभी तो एंगल स्मॉल होगा। ये लंबा होना चाहिए 20 मीटर और ये 1 मीटर, स्वाभाविक सी बात है एंगल छोटा हो गया। वैसे ये 2 मीटर होगा तो भी छोटा होगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और याद रखने का ट्रिक याद रखिएगा, अगर साइन थीटा एंगल स्मॉल हो तो साइन 0 0 होता है ना, साइन 0 0, साइन 0 प्लस 0 प्लस, तो साइन थीटा थीटा, cos 0 1 होता है ना, तो cos 0 1, ऐसे याद रखने का ट्रिक। हालांकि गलत बता रहे हैं लेकिन इसको याद जैसे रहे क्या फर्क पड़ता है, cos 0 1। अब उसके बाद फिर यही दोनों तो आपको याद रखना है, फिर तो ये आपने याद रह गया, इसलिए कि टेन थीटा थीटा, टेन थीटा को फिर क्या लिखोगे बाबू, टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे cos थीटा लिखेंगे कि नहीं, साइन थीटा बटे cos थीटा, तो साइन थीटा थीटा cos थीटा 1 हो गया टेन थीटा थीटा। तो याद रह गया कि नहीं, आपको यही दो तो याद रखना है, यही दो याद रखना है, बाकी तो सब आपको ऑटोमेटिकली जो है आपको याद रह गया। आई बात समझ में। और ये आप जरूर बताएंगे कि ये क्लास आपको आज का कैसा लगा। अगर आप 11 नहीं भी पढ़े हैं तो इतना अगर आप कर लीजिएगा, तो इसको एक बार ठीक से कर लीजिएगा, तो पूरा फिजिक्स आपको कहीं कोई कष्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये आपको कैसा क्लास लगा ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो फिर हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू। मैं हूँ RK जय सर।